थोड़ा सा ओके बिस्मिल्लाह। हाँ okay guys, this is your I think I have already shown you this thing. ये जो last bullet है ये हम cover कर लेंगे आज, quadrature amplitude modulation. Till this topic the course has been covered, ठीक है, and it is included in your midterm exams. आज जो हम करेंगे other than this topic वो included नहीं होगा. Synchronization से related जो हम बातें करेंगे वो included नहीं होगा. This is very small topic. ये 15 minutes में I can conclude it. ठीक है, तो first 15 minutes of the lecture would be included. जी, हमने नई चीज़ें पढ़नी है कुछ, ठीक है. Okay, any question from the previous lecture? We did envelope detection of single sideband, then concluded single sideband and why and why what's the need of vestigial sideband वो हमने देखा था, and उसकी concept जो है vestigial sideband का वो हमने touch किया था, right, along with an example and a quiz जिसमें आपने similar problem को देखा था. Very easy quiz actually, ठीक है, right. So any question from the previous lecture before I proceed? हाँ जी, हाँ तो क्या किया? हाँ उस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा. क्या नहीं, हमने तो इनपुट यहाँ पे. Is there any need of mentioning के what should be the message signal spectrum? All you require is the bandwidth of the spectrum कि भाई कितनी bandwidth है, right? Right? हाँ, filter needs to make sure कि it is 1 for the pass band, ठीक है. फिल्टर का रिस्पॉन्स आप 1 चाहते हैं ना, जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं. तो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम चाहे 0.5 हो, 1 हो, वट एवर द शेप हो, वो 1 से मल्टीप्लाई होगी पास बैंड में, ठीक है ना, अनडिस्टॉर्टेड जाएगी. और जहाँ पे डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो रही है फिल्टर की वजह से, उसको हम क्या करें, रिसीवर साइड पे कंपनसेट करें, उसका इन्वर्स बना रहे हैं, ठीक है ना. तो वट एवर द शेप ऑफ योर स्पेक्ट्रम मैसेज सिग्नल इज, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, वट एवर, ठीक है ना, वो तो हमें आइडियल. तो इट मे नॉट बी रेक्ट, वो तो अजीब सा होगा वॉइस का स्पेक्ट्रम, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्रीक्वेंसी. डिस्कस यस, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर synchronization issues. Okay, this is a small topic that was left. आपकी बुक में थोड़ा सा इसके बारे में mentioned है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है. डिटेल विल बी कवर्ड इन द डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स, क्योंकि वहाँ पे यूज़ होती है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर डिजिटल डाटा ओनली. यहाँ पे इसकी जो है सिग्निफिकेंस वो सिर्फ बैंडविड्थ एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है. This particular quadrature amplitude modulation scheme is bandwidth efficient, just like single sideband or vestigial sideband compared to double sideband case. ये वाली भी bandwidth efficient scheme है, और इसकी bandwidth efficiency single sideband के equivalent है. Single sideband में आप BHz यूज़ करते हैं ना, 50% of the double sideband यूज़ करते हैं. ये भी 50% of the double sideband effectively यूज़ करेगी to send a message signal, ठीक है. Let's see how does it do. इसमें वी आर नॉट ओनली सेंडिंग 1 सिग्नल, हम 2 सिग्नल्स एट अ टाइम भेज रहे हैं, ठीक है.
one of the signal is modulated using a carrier cosine, the other साइन, ठीक है, और सर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज वर्जन है, सेम फ्रिक्वेंसी, तो ये सेम कैरियर है बट 90 डिग्री फेज शिफ्टेड। दीज टू आर ऑर्थोगोनल और इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट कैरियर्स, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये जो सिग्नल्स हैं दे वोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो M1t को हम कॉस के साथ मॉड्यूलेट करें, M2 ऑफ t को साइन के साथ मॉड्यूलेट करें, दोनों को इन दी एंड एड अप करके वी ट्रांसमिट, ठीक है। If we would like to demodulate M1 of t तो हम correspondingly cos के साथ demodulate करेंगे followed by a low pass filter, और अगर हमें M2 of t चाहिए तो correspondingly sin के साथ demodulate करेंगे followed by a low pass filter। इसका हम equations भी देखेंगे कि equations में भी we are going to get M1 of t as a filter output in the upper branch और M2 of t in the lower branch, वो भी हम देखेंगे। bandwidth efficiency किस तरीके से ये single side band के equivalent है, ये भी डबल साइड बैंड है, ये भी डबल साइड बैंड है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना साइन के ऊपर, तो हाउ कम द बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज इक्विवेलेंट टू सिंगल साइड बैंड? दो सिग्नल, यस, दो सिग्नल में डबल मतलब सेम बैंडविड्थ बट यू आर सेंडिंग टू सिग्नल्स। इन अदर वर्ड्स के बी हर्ट्ज में आपने एक सिग्नल भेजा, 2B में आप दो भेज रहे हैं ना, बी हर्ट्ज में एक भेज रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी क्लेम कि इट्स बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज इक्विवेलेंट टू सिंगल साइड बैंड। बट इसकी जो ड्रॉबैक है, दैट्स वेरी बिग ड्रॉबैक, कि अगर ज़रा सा भी कैरियर में ऑफसेट आ जाएगा ना फेज और फ्रिक्वेंसी में, तो यू आर गोइंग टू हैव क्रॉस टॉक्स बिटवीन द टू सिग्नल्स। M1 ऑफ t की यहाँ पे इस ब्रांच में M2 ऑफ t का भी स्ट्रेंथ मिल रही होगी, और M2 ऑफ t की ब्रांच में M1 ऑफ t की भी स्ट्रेंथ मिल रही होगी, तो वो भी हम इक्वेशंस की फॉर्म में देखेंगे। जस्ट आई विल शो यू कि वो क्रॉस टॉक हो सकती है if there is a mismatch between the two carriers, ये वाले जो हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कैरियर्स दोनों सेम होने चाहिए। अगर मिसमैच आएगा तो you are going to have cross talk। वो अभी हम मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। ट्रांसमिटेड इक्वेशन पहले आप देख लें, इट इज़ वेरी सिंपल, ब्लॉक डायग्राम से भी यही एक्सप्रेस हो रहा था कि M1 ऑफ t कॉस के साथ M2 ऑफ t साइन के साथ मॉड्यूलेट होके ऐड होके ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है। Suppose we would like to demodulate the upper branch, M1 of t हमने demodulate करना है here। इस इक्वेशन में देखें, हम अपर ब्रांच में क्या हो रहा था, कोसाइन के साथ डीमॉड्यूलेशन हो रही थी, तो हमने जो भी रिसीव्ड सिग्नल था, एक मिनट इसके ऊपर वाली साइड, ये ऑफसेट है इसमें, there that was the upper branch, the same modulated signal multiplied by cosine, upper branch में cosine के साथ multiply होगा, sums and difference of frequency generate होगा, trigonometric identities apply करें, right, you have 3 terms, इसमें से 2 टर्म्स आपको 2 मेगा सी पे नज़र आ रही हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगी लो पास फिल्टर से। फिल्टर आउट होके क्या मिल रहा है, M1 ऑफ t, अपर ब्रांच में M1 ऑफ t मिल रहा है। अगर आपको इसको साइन से डीमॉड्यूलेट करेंगे तो M2 ऑफ t मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ, अभी M1 ऑफ t मिल रहा है क्योंकि हम कॉस से डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, यानी जिस कैरियर से वो मॉड्यूलेट हुआ था उसी से डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं कोहेरेंटली, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ दिस कैरियर हियर हैज अ फेज शिफ्ट कंपेयर टू द ट्रांसमिटेड कैरियर, ये वाला जो कॉस मेगा सी टी है, दोनों में अगर फेज शिफ्ट आ जाए तो देन लेट्स सी कि व्हाट डू वी हैव एट द बेस बैंड। वो फिर आप इस पे आ जाओ, इस इक्वेशन में, हाँ क्रॉस टॉक होगी ना, तो वो हम मैथमेटिकली देखना चाह रहे किस तरह। दिस इज द कैरियर जिसमें फेज शिफ्ट हमने इंट्रोड्यूस किया थीटा का। जब ये अगेन मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से, अगेन सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, और यू हैव सेवरल टर्म्स नाउ। उसमें वन ऑफ द टर्म, दिस वन फर्स्ट टर्म इज एट द बेस बैंड, ठीक है, M1 ऑफ t टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ये वाली पास बैंड पे 2 मेगा सी के ऊपर है, राइट। ये जो तीसरी टर्म है ये भी बेस बैंड पे, ठीक है, और ये वाली टर्म अगेन पास बैंड पे है, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई लो पास फिल्टर तो M2 ऑफ t साइन थीटा और ये M1 ऑफ t कॉस थीटा, ये दोनों आ जाएंगे एज अ रिजल्ट। तो इन अदर वर्ड्स कि इवन इफ M1 ऑफ t की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी,
आपका ये जो है m2 of t still you would be hearing some portion of it जो कि undesired है, ठीक है, you don't want to hear this thing. तो आपके मैसेज सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम रिकवर हो रहा है उसमें m2 of t का स्पेक्ट्रम मिलके डिस्टॉर्ट कर रहा होगा, डिस्टॉर्शन डाल रहा. सो ये जो फेज शिफ्ट है अगर 90 का आ जाए then what will happen? M2 of t मिलेगा. Yes, then you are going to receive the other signal जो कि आपको नहीं रिसीव करना चाहिए था, right? So phase shift has to be very small, या in other words negligible, zero हो, तभी आपको m1 of t मिलेगा. तो इसमें ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि क्रॉस टॉक्स हो सकती हैं. इस बुक में सिर्फ ये एक आध पैराग्राफ में ये इसके बारे में क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में मेंशन्ड है. लेटर ऑन वी विल सी इन द डिजिटल कॉम कि हम डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करेंगे टू ट्रांसमिट इन अ सिमिलर मैनर. इसकी ये दो ब्रांचेस होती है, एक आई ब्रांच होती है और एक क्यू ब्रांच होती है. आई ब्रांच को हम इन फेज ब्रांच कहते हैं जिसमें कोसाइन कैरियर यूज़ होता है, और क्यू ब्रांच को हम क्वाड्रेचर ब्रांच कहते हैं जिसमें साइन कैरियर यूज़ होता है, ठीक है. तो डिजिटल कॉम में हम ये देखेंगे कि हाउ वी ट्रांसमिट इन अ आई एंड क्यू ब्रांच फैशन. और नॉर्मली जो टेलीविजन का जो कलर डाटा होता है, पिक्चर डाटा में जो कलर की इंफॉर्मेशन होती है वो आई और क्यू क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ज़रिए से भेजी जाती है, ठीक है. इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे होती है. अभी मैं स्टार्ट करूँगा सिंस मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिसीवर पे. तो वी आर गोइंग टू इमीडिएटली डिस्कस सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज़ इन दिस लेक्चर. इस टॉपिक से पहले तक ना आपका इंक्लूडेड है मिड टर्म में, ठीक है. सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज़ दो तरह के हो सकते हैं. एक फेज शिफ्ट आ जाए अगर कैरियर्स में, या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ जाए, ठीक है ना. दोनों केसेस में वी आर गोइंग टू हैव सम इश्यूज इन द कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन. रिमेंबर हम कोहेरेंटली डीमॉड्यूलेट करने का सोच रहे हैं अभी. फॉर एग्जांपल यू हैव दिस डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये जो पहली दो आपको टर्म्स नजर आ रही हैं, x of t is your message signal, cos of omega ct plus theta c is the carrier is having some phase theta c. You are demodulating it at the receiver, ठीक है. तो फिर आपने रिसीवर के ऊपर ये एक और कैरियर जनरेट किया cos of omega ct plus phi c of t, राइट. रिसीवर पे मल्टीप्लाई करते हो ना कोहेरेंटली डीमॉड्यूलेट. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम अगेन दो टर्म्स बनेंगी, एक सम वाली टर्म और एक डिफरेंस वाली टर्म. आइडेंटिटी आपको अब याद हो जानी चाहिए. एक कोसाइन सम वाली बनेगी, सम ऑफ द एंगल्स, और एक डिफरेंस ऑफ द एंगल्स. डिफरेंस ऑफ द एंगल वाली ये टर्म है और सम वाली ये टर्म है, राइट. इसके बाद आप क्या करते हैं, यूजुअली लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं. लो पास फिल्टर करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म एक्सट्रैक्ट हो जाएगी अलॉन्ग विद द मैसेज सिग्नल x of t, ठीक है. So as a result you are going to have this thing, ठीक है, at the base band message signal along with the cause of the phase difference between the two carriers, ठीक है. Okay, again the same theory applies here कि if the phase difference is 90 degree तो आपका ये cosine zero हो जाएगा and you won't receive anything, ठीक है. एंड इफ द फेज डिफरेंस इज नियर जीरो, और तो फिर आपको सम x of t मिल रहा होगा, ठीक है. और अगर नियर 90 होगा तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, राइट. एंड रिमेंबर हियर कि दिस एक्स्ट्रा फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर, ठीक है. ये टाइम का फंक्शन है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. अटेनुएशन है कांस्टेंट, इन अदर वर्ड्स इट कैन आइदर बी 1 और 0, ठीक है. उसके दरमियान की एक फिक्स्ड अटेनुएटेड वैल्यू है, ठीक है, जो कि x of t के साथ एसोसिएटेड है, सही. So if theta c is equivalent to phi c, in other words if you don't have synchronization issues तो output आपकी exactly m of t होगी. Otherwise अगर 90 डिग्री है तो exactly 0 होगी output, ठीक है. So this thing must be maintained over time which requires synchronization, ठीक है. We'll see how do we do synchronization using phase lock loop, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा. Okay, next is कि how about the change in frequencies between the two sinusoids. अभी हमने ये चीज़ नहीं देखी दोनों केसेस में. क्वाम के केस में भी हमने सिर्फ फेज शिफ्ट को देखा था. What if we have a slight frequency difference between the two carriers, यानी आपकी ट्रांसमीटर कैरियर इज ओमेगा सी
और जो रिसीवर में कैरियर जनरेट किया वो सम अदर वैल्यू है बट क्लोजर टू ओमेगा सी, ठीक है। तो लेट्स सी कि फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वी आर गोइंग टू हैव मोर सीवियर प्रॉब्लम्स इन द रिकवरी। लेट्स सी कि उसका इफेक्ट कंपेयर टू दिस इफेक्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो x ऑफ t, अगेन यूजिंग द सेम नोटेशन, cos ऑफ ओमेगा सी टी है। इग्नोरिंग द फेजेस, लेट्स अज्यूम कि फेजेस दोनों के सेम है, ट्रांसमिटेड कैरियर और रिसीवर कैरियर के, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। ये आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है टी एक्स ऑफ टी, ठीक है। आर एक्स ऑफ टी भी अज्यूमिंग द आइडियल चैनल आपके पास यही होगा, ठीक है ना, यही चीज़ आपने रिसीव कर ली, ठीक है। देन यू ट्राई टू जनरेट द कैरियर एट द रिसीवर एंड। सी ऑफ टी आपने रिसीवर एंड के ऊपर जनरेट किया, which is cos of omega c dash of t, ठीक है। Here you have generated a carrier जिसमें थोड़ा सा slight mismatch है इन frequency में, ठीक है, where omega c hat is actually omega c dash is equivalent to omega c plus delta omega, ठीक है, where delta omega is small. Small difference between the transmitted carrier frequency and receiver carrier frequency. Why it is usually small? It's a reasonable assumption because receiver knows कि भाई किस frequency पे transmission हो रही है, तो वो set generate कर रहा होता है उस frequency को। However उसमें भी अगर offset रह गया तो वो offset small होगा, ठीक है, delta omega. Okay, अब आप received जो recovered signal है उसमें क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ठीक है, सही। तो यू वुड हैव एक्स ऑफ टी टाइम्स कॉज ऑफ ओमेगा सी टी टाइम्स कॉज ऑफ ओमेगा सी डैश टी। आपके पास इसकी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई करें अगेन, तो एक आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी, और एक आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी डैश ऑफ टी, ठीक है। ठीक है, यू अप्लाई लो पास फिल्टर देन, तो ये जो 2 मेगा सी वाला कंपोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, और आपके पास जो रह जाएगा सिग्नल वो रह जाएगा एक्स ऑफ टी कॉज ऑफ डेल्टा ओमेगा टी, यही है, ठीक है। After applying a low pass filter on this equation, आपके पास सिर्फ ये चीज़ एज अ रिजल्ट आ जाएगी बाहर, ठीक है जी। लो पास फिल्टर है, वो उसकी जो पास बैंड होगा वो 120 होगा, वो बेस बैंड पे, यानी लेट्स से 4 किलो हर्ट्ज तक है वॉइस सिग्नल के लिए, और ओमेगा सी इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो 2 मेगा सी तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, वो उसमें से पास नहीं होगी, ठीक है। डेल्टा ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना। आपको बताया था ना दोनों के दरमियान डिफरेंस लेट्स से मैक्सिमम 100 हर्ट्ज का है, ठीक है। ओके, सो एज अ रिजल्ट यू वुड हैव दिस थिंग आउट ऑफ द फिल्टर। इस टर्म को और इस टर्म को नोट करो, ये वाली टर्म, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? यस यस, दिस इज टाइम वेरिंग काइंड ऑफ अटेनुएशन एसोसिएटेड विद माय मैसेज सिग्नल एक्स ऑफ टी, वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे इवन इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो आपके पास टाइम वेरिंग अटेनुएशन, कभी आवाज आ रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी ऊंची हो रही है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये कोसाइन का फंक्शन साथ एसोसिएटेड है, एंड दिस फंक्शन इज स्लोली वेरिंग,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा मिसमैच होगा ये ज़्यादा फास्टली रैपिडली वेरिंग होगा, ठीक है, और कम ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा, राइट। तो हाँ जी डेल्टा ओमेगा, नॉर्मली डेल्टा ओमेगा इज स्मॉल एंड जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन 30 हर्ट्ज़ के होते हैं उसको ह्यूमन ईयर जो है जो फेज एरर्स जो आपके रिजल्टेंट आते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता, यानी यू कैन हेयर द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल और उसमें से जो इंटेलिजेंट फीचर्स हैं वो आपके कान ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कि यू हैव टॉलरेंस टिल 30 हर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ह्यूमन ईयर की, ठीक है। हाउएवर जो पिक्चर का डाटा होता है उसमें अगर इस तरह के इश्यूज आए तो इवन 30 हर्ट्ज़ भी टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी आइज़ आर मोर प्रोन टू फेज और डिस्टॉर्शंस वगैरह, ठीक है। ईयर्स आर नॉट प्रोन टू दैट। ये मेडिकल डॉक्टर ज़्यादा आपको बेटर तरीके से बता सकेगा इस सिलसिले में, ठीक है। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है फॉर वॉइस क्वालिटी सिग्नल्स के हम टॉलरेट कर सकें फ्रीक्वेंसी मिसमैचेस। तो दिस मीन्स कि हमारे जो सर्किट्स हैं जो इसको रिमूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एरर्स को, उनके ऊपर रिलैक्स्ड कंडीशन है, समवट 30 हर्ट्ज़ की मार्जिन है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या आई है कि यू डोंट हैव एक्स ऑफ टी और ये सम एक्स ऑफ टी इज बीइंग एक्चुअली मल्टीप्लाइड विद। अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहें तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या हो रहा होगा जी? नहीं नहीं, वो उस केस में ना कि जब डेल ओमेगा बहुत छोटा है यानी ज़ीरो हो गया ना, लेकिन द पॉइंट इज़ के फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज इफ के डेल्टा ओमेगा के साथ आपका एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व हो रहा होगा, इज़न्ट इट, ठीक है, राइट। तो आपका जो एक्स ऑफ टी है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट है लेट्स से ओमेगा एम, ठीक है, एंड ओमेगा एम इज लेस देन डेल्टा मच ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अदर वे अराउंड है, ये ओवर मॉड्यूलेशन वाला केस हो रहा है जिसमें आपका इन अदर वर्ड्स कैरियर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दी मैक्सिमम सिग्नल्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इन दैट केस क्या हो रहा होता है, स्पेक्ट्रल ओवरलैप हो रहा होता है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स डिस्टॉर्शन आ रही होती है। तो जो रिकवर्ड सिग्नल आपका उसमें एम ऑफ ओमेगा नहीं मिल रहा होगा, उसके स्पेक्ट्रल कंटेंट्स आपस में ओवरलैप करके मिल रहे होंगे, ठीक है। इफ दैट ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन 30 हर्ट्ज तो आप सुन नहीं सकेंगे, वो आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल लगेगा। लेस देन दैट आप उसमें से इंटेलिजेंट फीचर्स निकाल सकेंगे वॉइस के, ठीक है ना। ओके okay, I'm going to give you the overview of phase lock loop design. अभी तक कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं है क्वेश्चन? आपकी बुक में फेज लॉक लूप का सर्किट डायग्राम नहीं है कि भाई किस तरीके से सर्किट डिज़ाइन होता है। However, block diagram is there and the basic functionality of phase lock loop is there. तो हम भी अपना जो स्कोप है वो not limited to this block diagram, मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सर्किट डायग्राम हम नहीं देखेंगे, ठीक है। However, इसमें से कुछ ब्लॉक्स हैं जिसकी सर्किट डायग्राम्स आप देखेंगे, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द ब्लॉक इज़ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर अलोन, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के चैप्टर में इस्तेमाल होगा, VCO, वो आप लैब में भी डिज़ाइन करेंगे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ठीक है। VCO इज़ एक्चुअली यूज्ड टू जनरेट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। FM सिग्नल जनरेट करने में VCO यूज़ होता है। तो सिंस FM का हम पढ़ेंगे और लैब में भी इस बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट सर्किट डायग्राम एज वेल। वन ऑफ द मेथड्स फॉर टू इम्प्लीमेंट VCO वो हम देखेंगे, ठीक है। ये जो लूप फिल्टर है इट्स अ लो पास फिल्टर, ठीक है, एंड वेरी नाइस लो पास है, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लो पास फिल्टर इन अदर वर्ड्स। एंड दिस फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, इसका जो फंक्शनैलिटी है दैट इज सिमिलर टू अ मल्टीप्लायर, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेस्ड by a multiplier block with the X sign in it, यानी ये it's just a multiplier block कि इसकी इनपुट में ये दो सिग्नल आते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं
और रिजल्टेंट जो सम्स एंड डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स हैं उसको हम एरर सिग्नल कॉल कर रहे हैं, वो इस फिल्टर की इनपुट पे जा रहा होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हाउ डज इट वर्क इन जनरली, किस तरीके से हमारा मकसद ये है कि फ्रीक्वेंसी और फेज एरर्स को रिमूव करना, ठीक है। लेट्स सी कि हाउ डज इट डू दैट। इसमें क्या होगा कि VCO इज सेट इनिशियली कि ये वो वाले स्टेशन की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 101 मेगाहर्ट्ज़ को हमने डीमॉड्यूलेट करना है, तो VCO ने अपनी 101 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट करने की कोशिश की एट इनिशियल स्टेप, ठीक है ना। लेकिन 101 मेगाहर्ट्ज़ वो जनरेट नहीं कर सका, उसने क्या किया कि सम आउटपुट फ्रीक्वेंसी नियर 101 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट की अलॉन्ग विद सम फेज डिफरेंस जनरेट करके दे दिया एज एन आउटपुट, ठीक है। इनकमिंग सिग्नल 101 मेगाहर्ट्ज़ का आ रहा था, ठीक है, along with its on phase shift, right? Now incoming signal and this VCO's output signal has a different phase shift as well as different frequency. However, frequency difference is small, ठीक है, क्योंकि दोनों 101 मेगाहर्ट्ज़ के करीब है ना, तो frequency difference is small and you have some phase difference there as well, right? Phase detector क्या करेगा, इन दोनों को multiply करवाएगा, तो क्या होगा कि दो सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगेन जनरेट होंगी। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी में यू विल आइडेंटिफाई द फेज एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एज एन आउटपुट। इफ यू रिकॉल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ये डिफरेंस वाला है, राइट, तो इससे आइडेंटिफाई क्या हुआ, ये कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फेज भी इन्वॉल्व होता तो वो फेज डिफरेंस भी यहाँ पे हम लिख देते, इसमें ऐड कर देते। सो जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है वो हमें चाहिए एज वो हमें फिल्टर की आउटपुट पे चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड हियर अ लूप फिल्टर व्हिच एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर, और वो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को ना एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दे देगा, विच वुड बी टेलिंग कि कितना डिफरेंस है इन द टू सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस जाएगा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की इनपुट पे। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या करेगा, अपनी ऑसिलेशन को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल, राइट। तो अब इसकी इनपुट पे सम एरर आया है, एक्चुअली वो जो डिफरेंस था फ्रीक्वेंसी और फेज का, वो एरर अगर ज्यादा है तो ऑसिलेटर अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, ठीक है, टू मैच दैट चेंज। अब ऑसिलेटर जो नई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो अगेन कंपेयर होगी इससे, राइट, एंड नेक्स्ट टाइम एरर कम जनरेट होगा, राइट। तो ये आफ्टर सम लूप्स एरर मिनिमाइज हो जाएगा। जब एरर जीरो हो जाएगा तो VCO एडजस्ट नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। फिर VCO की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और फेज होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो इनकमिंग सिग्नल का होगा। फिर आप इसको यूज कर सकते हैं VCO की आउटपुट को फॉर कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। इसको फिर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर टू डिटेक्ट योर सिग्नल, राइट। तो इस किस्म के लूप वाले सिस्टम से यू कैन रिमूव द frequency and phase errors. We will also discuss कि why we call it phase lock loop, why not frequency lock loop, ठीक है। However ये frequency के भी errors को remove कर रहा है, ठीक है। तो वो अभी हम shortly हम देखेंगे कि why we call it phase lock loop, ठीक है। अब इसका मैंने आपको थोड़ा सा overall picture दी है। I can give you a short view of the equations involved in the whole block diagram. थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। ब्लॉक डायग्राम मैं एक मरतबा बना लेता हूँ क्योंकि हम इस स्लाइड को यूज़ करेंगे।
ठीक है, ओके। सो ब्लॉक डायग्राम इज़ हेयर और इक्वेशंस मैं आपको थोड़ी सी दिखाना चाह रहा हूँ। वही इक्वेशंस हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसकी इस स्लाइड से मैं ये कहूँगा कि वाई वी कॉल इट फेज लॉक लूप, ठीक है, तो वो देख लें। इनिशियली यू हैव अ डिफरेंट फेज में भी मिसमैच है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी लिखना चाहे कि ओमेगा ऑसिलेटर इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा इन प्लस सम डेल्टा ऑफ ओमेगा which is the phase frequency difference between the two carriers, एक ओमेगा ऑसिलेटर एंड ओमेगा इन, ठीक है, ओके। वेयर अब इस पूरी चीज को मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज के साथ? थीटा नॉट हैट के साथ। नोट करें, थीटा नॉट हैट को मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसमें फेज डिफरेंस भी अकोमोडेटेड है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी अकोमोडेटेड है। यहाँ पे नोट करें, ये थीटा नॉट है प्लस डेल्टा ओमेगा टी। दोबारा देखें कि आई एम डिफाइनिंग अनदर वेरिएबल थीटा नॉट हैट ऑफ ऑसिलेटर्स कैरियर, यानी ऑसिलेटर के फेज को मैं अनदर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उस फेज के अंदर मैंने क्या चीज़ इंक्लूड की है? डेल्टा ओमेगा टी, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इंक्लूडेड था between the two carriers and the actual phase of the oscillator theta naught. Okay, why I have not written it as a function of time here? theta naught of t होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ओमेगा टी इन्वॉल्व है, ठीक है। you can see the point here कि मैंने थीटा नॉट हैट को फंक्शन ऑफ टी क्यों नहीं बनाया? लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, whereas राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना? है नहीं, इट्स अ फंक्शन टाइम टी फैक्टर हेयर है, ये मौजूद है। इसकी एक रीज़न है, अभी मैंने बताई है 2-3 मरतबा। यस, दिस डेल्टा ओमेगा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच। अगर बहुत बड़ा होगा देन ऑफ कोर्स दिस थीटा नॉट हैट इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। जैसे टाइम वेरी करेगा थीटा नॉट हैट वेरी करेगा। हियर इवन इफ द टाइम वेरीज, जो आपका ओवरऑल चेंज है वो स्मॉल रहता है क्योंकि आपका डेल्टा ओमेगा स्मॉल है, सही। सो ये ऑपरेटिंग कंडीशंस में आता है पीएलएल की कि जो डेल्टा ओमेगा दैट हैज टू बी स्मॉल विद इन द लिमिट्स, ठीक है। इसको हम आई थिंक लॉक इन रेंज कहते हैं कि पीएलएल की लॉक इन रेंज क्या है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं पीएलएल से रिलेटेड, वी कैन सी दैट कि वो क्या है। और हर पीएलएल की एक सर्टेन लॉक इन रेंज होती है कि वो लॉक कर सके इनकमिंग कैरियर के फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज को, ठीक है। सो उस रेंज से बाहर होगा तो पीएलएल काम नहीं करेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आई हैव डिनोटेड द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड द फेज एज जस्ट वन फेज, ठीक है ना, यानी फेज के अंदर ही मैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो आई कैन रिप्लेस माई ऑसिलेटर इक्वेशन विद द सेम इनकमिंग सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फेज इफेक्टिवली, राइट। अब आप नोट करें ये वी ऑसिलेटर और वी इन के अंदर फर्क किस चीज में? सिर्फ फेज में, ठीक है। और अगर मैंने ये फेज डिफरेंस खत्म कर दिया किसी तरीके से तो क्या क्या खत्म हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा और फेज डिफरेंस भी रिमूव हो जाएगा, राइट। सो आई एम एक्चुअली लॉकिंग द फेज, उससे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा, फेज डिफरेंस, दोनों चीजें हमारे एक ही स्टेप में खत्म हो जाएंगी, सही। दैट्स व्हाई वी जनरली कॉल इट फेज लॉक लूप कि वो इट लॉक्स द फेज ऑफ द इनकमिंग कैरियर, ओके। एक दो चीज़ें मैं बुक से दिखा देता हूँ। क्या हुआ सीप?
या हम ये इक्वेशंस खुद ही कर लें। हर पॉइंट के ऊपर हम खुद ही फिर बना लेते हैं। बुक में उसने जिस तरीके से किया है उसमें उसने ओमेगा ऑसिलेटर को ओमेगा इन से रिप्लेस कर दिया हुआ है, ठीक है। और जो जस्टिफिकेशन मैंने अभी आपको स्लाइड्स में बताई है वो उसने स्टैटिक में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो हम इसको ओमेगा इन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, राइट, और थीटा नॉट हैट कर लेते हैं ताकि आपकी जो प्रीवियस स्लाइड से जो मैंने कंसेप्ट बताया वो आगे हम लेके चलें। सो वी ऑसिलेटर इज ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फेज डिटेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो मैं एरर सिग्नल E ऑफ t लिख रहा हूँ which is simply the multiplication of VOSC of t with VIN of t। आइडेंटिटी क्या होती है कॉस साइन की? एक मरतबा साइन आएगा और एक मरतबा दूसरी मरतबा भी साइन आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने के बाद यू हैव दिस थिंग, और ये आपकी लूप फिल्टर की इनपुट पे आएगा, ठीक है। लूप फिल्टर की जो आउटपुट होगी उसमें ये चीज़ सप्रेस हो जाएगी और ये आपके पास E नॉट ठीक है। ओके, E नॉट जो है दैट इज गोइंग टू बी फेड बैक टू द VCO इनपुट एज एन इनपुट। VCO की ये जा रहा है ये वाला सिग्नल, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस ज्यादा है इनिशियली, राइट, तो ज्यादा वैल्यू जा रही होगी। इफ द फेज डिफरेंस इज स्मॉल और इन अदर वर्ड जीरो, तो E नॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। साइन जीरो इज जीरो, तो तब VCO को एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इफ द फेज डिफरेंस इज हाई, तो आपके पास सम हायर अमाउंट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड होगा VCO की आउटपुट पे, तो ये सिग्नल जाएगा VCO की फर्दर इनपुट पे, ठीक है। ओके, VCO की जो आउटपुट VCO की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, द VCO's फ्रीक्वेंसी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जिसको मैं कह रहा हूँ, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग दिस एरर इन इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज। नाउ लेट्स सी कि वो किस तरह करता है। उसको हम, उसकी टेक्निकल टर्म है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द VCO, यानी VCO की जो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस साइड का डेरिवेटिव ले लूँ एंगल का,
तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल आ जाएगी। आई एम सेइंग कि VCO की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है उसमें हम E नॉट को डाला होगा सम वे इन द पॉइंट कि VCO's instantaneous frequency is influenced by the value of E नॉट। लेट्स सी कि वो क्या बनती है। Let me define instantaneous frequency of VCO as some constant C कह लो plus previous बुक में ये क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ पे देख लें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। अगर E नॉट 0 हो जाए तो VCO की आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, वही है जो प्रीवियस वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो सम वैल्यू ऐड हो जाएगी प्रीवियस के अंदर, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स कि हमने VCO की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है उसमें इस एरर को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ठीक है। C इज द कांस्टेंट विच कंट्रोल्स के कितने अमाउंट में आपने चेंज डालना है, ठीक है ना। अगर लेट्स से C बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो इवन स्मॉल एरर विल रिजल्ट इन अ वेरी वाइड वैल्यू ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, और हो सकता है उस चेंज की वजह से और ज्यादा ऑफसेट बढ़ जाए। तो ये जो वैल्यू ऑफ C है दैट इज इन योर कंट्रोल कि भाई कितने अमाउंट का आपने चेंज डालना है इन दी ऑफसेट, ठीक है ना। हाँ, कि कितने एरर के अगेंस्ट मैं कितना जनरेट करना चाह रहा हूँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इसके यूनिट्स होंगे जी फ्रीक्वेंसी पर वॉल्ट्स जी। ये ऑसिलेटर की आउटपुट है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है। हम ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, VCO। ये VCO की आउटपुट फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी सम रिलेशनशिप है विद द एरर एक्चुअली जो इनपुट हो रहा है इसकी इनपुट के ऊपर, विच इज E नॉट हियर इन आवर केस, ठीक है। तो E नॉट इज देयर इन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द VCO विच डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ E नॉट, ठीक है। ये मैं कांस्टेंट का बता रखा था कि इसके यूनिट्स जो हैं लॉजिकल यूनिट्स शुड बी सम हर्ट्ज पर वॉल्ट्स, isn't it? एरर आपके पास सम वॉल्ट्स की फॉर्म में सिग्नल होगा and you are generating amount of hertz against it, right? So hertz per volt should be the unit of that constant C. C की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो with small error वो ज़्यादा चेंज ले आएगा फ्रीक्वेंसी में, ऑफसेट ले आएगा। अगर C की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो स्लोली अडॉप्ट करेगा। अगर बहुत स्मॉल होगी तो यू वुड रिक्वायर सेवरल लूप्स जिसके बाद जाके वो लॉक करेगा, उसमें हो सकता है डिलेज एसोसिएटेड हो। तो C की वैल्यू इंटेलिजेंटली चूज करनी पड़ेगी इन अ PLL डिज़ाइन, ठीक है। ओके, C की वैल्यू किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी भी थोड़ी बेसिक्स में जाते हैं। आप सर्किट की फॉर्म में मैं ले आऊँगा इस प्रॉब्लम को। हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ टू कंट्रोल इट। ओके, हाउ टू कंट्रोल इट, you need a device जिसकी let's say ओके वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो फेमस वंस हैं उसमें सम वेरिएबल कैपेसिटर होगा, राइट। और कैपेसिटर इंडक्टर का प्रॉब्ली नेटवर्क बना होगा अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है ना, ताकि एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो, अकॉर्डिंगली फ्रिक्वेंसी अपडेट हो, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी चेंज हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हाँ, कैपेसिटर्स की बजाय वरेक्टर डायोड्स भी यूज़ हो सकते हैं समटाइम्स। वरेक्टर डायोड्स की भी कैपेसिटेंस की एक ह्यूज रेंज होती है। अगर उसको हम रिवर्स बायस की फॉर्म में अप्लाई कर दें वरेक्टर डायोड्स के अक्रॉस वोल्टेज, तो उसकी भी एक सर्टेन कैपेसिटेंस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि यू हैव नॉर्मली 2 वरेक्टर डायोड्स अरेंज्ड इन दिस काइंड ऑफ फैशन। दिस इज योर एरर सिग्नल E नॉट, ये इंडक्टर लगा होता है। अभी मैं सिर्फ वो जो आपका टैंक सर्किट है ना LC, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड टैंक सर्किट का नाम, ठीक है। टैंक सर्किट इज अ नेटवर्क ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस जो कि एक सर्टेन ऑसिलेशन जनरेट कर सकती है, ठीक है। हियर इज द इंडक्टर एंड दिस वरेक्टर डायोड्स, दीज 2 वरेक्टर डायोड्स, ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करेंगे
अगर मैं इनको रिवर्स बायस में ऑपरेट करूँ, यू कैन सी हियर कि आई एम अप्लाइंग द वोल्टेज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक डीसी प्लस माइनस भी होगा सच दैट कि ये वरेक्टर डायोड्स रिवर्स बायस में चले जाएं, ठीक है। अब ई नॉट ऑफ टी अगर कम या ज़्यादा होगा, इसकी रिवर्स बायस वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी, राइट, उसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा होगी, राइट, कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा होगी तो नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होगी, राइट। सो दैट्स हाउ यू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी कि आपने क्या जनरेट करनी है, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय ई नॉट, ठीक है ना, राइट। अब आपने कितनी अमाउंट में वो चेंज लेके आना है, इस ई नॉट को भी फर्दर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप आगे इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चेंज लेके आना है, ई नॉट को एम्पलीफाई करके अप्लाई करें, कम अमाउंट ऑफ चेंज लेके आना है, ई नॉट को कम अटेनुएट करके अप्लाई करें। तो अगर अटेनुएट करके करेंगे तो कम हर्ट्ज जनरेट होंगे अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ ई नॉट, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि किस तरीके से वीसीओ का ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पे फिर फर्दर एक एम्पलीफायर लगा होगा, नॉर्मली ऑसिलेटर में यू हैव डिजाइंड एन ऑसिलेटर जिसमें एम्पलीफायर होता है और साथ में सम एलसी नेटवर्क होता है, राइट, ऐसे ही आपने बनाया हुआ है। तो यू ऑलवेज हैव अ एम्पलीफायर फॉर द फीडबैक, बट द पॉइंट इज कि दैट्स हाउ यू वुड बी कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे ई नॉट जीरो आ जाएगा तो कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी अगेंस्ट दिस डीसी, ठीक है ना, यस, ये डीसी हम ऐसा सेट करेंगे सच दैट कि इस ऑसिलेटर की एक फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी क्लोजर टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए इनिशियली, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट्स देता हूँ एंड इफ आई रिमूव दिस ई नॉट और इक्वल टू 0 कर दूँ तो इसकी वजह से 10 वोल्ट्स रिवर्स बायस की वजह से एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस जनरेट होगी और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी विच इज क्लोजर टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी, और उसको मैं कह रहा हूँ फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीसीओ, ठीक है ना, उसका टर्म है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीसीओ। उस फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा कम या ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन ई नॉट, right? So initially I am setting the VCO's frequency closer to the station's frequency, ठीक है ना, वो 101 के करीब होगी, ठीक है, समझिए, अगर 101 आपकी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है। अब 101 एग्जैक्टली नहीं है तो दैट्स वाई एरर सिग्नल यहाँ पे आ रहा है जी। एक दफा एरर कंट्रोल हो जाएगा, फिर दोबारा एरर जनरेट नहीं हो जाएगा, जिससे एरर जीरो हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है ना, यानी वीसीओ की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये देखो ना, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो वीसीओ की आउटपुट फ्रीक्वेंसी वही प्रीवियस रह जाएगी, ठीक है। आप फिक्स नहीं कर रहे, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी तो एक डीसी फ्रीक्वेंसी डीसी वैल्यू के अगेंस्ट जनरेट होगी, राइट। अब उस फ्रीक्वेंसी में चेंज आगे पीछे किस तरह हो सकता है, इस ई नॉट के जरिए हो सकता है, ठीक है। इफ ई नॉट इज 0 तो वो फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी जो भी अपडेटेड वैल्यू है, हाँ, ठीक है ना। तो वी वुड लाइक कि ये वीसीओ एरर्स को मिनिमाइज कर दे आफ्टर सेवरल लूप्स और यूजिंग सम, हाँ, ये चीज़ नॉट ओनली वेरिएबल क्या नाम है, वरेक्टर डायोड, ये वेरी कैप के जरिए से भी हो सकती है, और एनी डिवाइस जिसकी कैपेसिटेंस कंट्रोल की जा सके एक्सटर्नल वोल्टेज से, ठीक है, वो कोई भी डिवाइस यूज हो सकती है। ये वेल नोन वीसीओज इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, सिंप्लीफाइड डायग्राम उनकी यही होती है, जिसमें 2 वरेक्टर डायोड्स होते हैं और वरेक्टर डायोड्स के रिवर्स बायस की हम ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं, यानी डाटा शीट से ऐसे चूज़ करते हैं वरेक्टर डायोड्स जिनकी ट्यूनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वीसीओ की जो लॉक इन रेंज है वो भी बढ़ जाती है, कि काफ़ी ज़्यादा वाइड चेंज तक को वो वीसीओ अपने आप इंकॉपरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो आई विल एक्चुअली डिज़ाइन अ लैब जो कि जिसमें आप वीसीओ थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन कर सकें, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ओनली, नॉट पीएलएल, कंप्लीट नहीं, सिर्फ ये वाला ब्लॉक आप कर सकें। अभी यू विल सी इन द चैप्टर नंबर 5 कि ये वीसीओ एफएम के लिए भी जनरेट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है जी। सर ये जो आपने सर वी ऑसिलेशन को वी इन से आपने रिप्लेस किया था, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है वो वही वी इन होगा। वी ऑसिलेटर को नहीं रिप्लेस किया है, वी इन तो इनकमिंग सिग्नल की आ रही है। हाँ, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने स्लाइड्स में दिखाया था कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था वो एक्चुअली थीटा नॉट हैट में चला गया है, यानी थीटा नॉट हैट की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वलेंट टू डेल्टा ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, ठीक है, समझ आई। यानी अगर आप सब्स्टिट्यूट बैक कर लो यहाँ पे ये वाली चीज़, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो इसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, और अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ऑसिलेटर टी, ठीक है, प्लस थीटा नॉट,
वापस वही वाली बात बन जाएगी जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो हमने थोड़ी सी वो जस्ट लिखने में कुछ किए हैं, स्टेप्स किए हैं, राइट। एक्चुअली ये है ये, लेकिन लिखते हुए मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ली, ठीक है ना। हैं? तो तुम दोबारा छींटे मारो। इसने पढ़ना है। कभी मेरे से भी टाइम ले लो। ओके, ऑसिलेटर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। हसीब की फरमाइश पे हम रुक जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो क्या हुआ? साइनोसाइडल क्या कह रहे थे? अच्छा, ऑलराइट। जो असाइनमेंट है काइंडली वो आप सबमिट करा दीजिएगा अहमद को, इफ़ ही कम्स ऑन मंडे। अदरवाइज़ अगर नहीं आता, मैं भी नहीं हूँ और अहमद भी नहीं है, तो फिर आप ट्यूसडे को पेपर से पहले जमा कराएंगे असाइनमेंट्स, ठीक है ना। नहीं मिड से पहले जमा कराएंगे। हाँ, पेपर से लाजमी पहले करना है आपने जमा। पेपर के बाद बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नॉट इवन इन द रफ फॉर्मेट, या कोई भी बहाना नहीं चलेगा। पेपर से पहले पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। मेरे डोर के नीचे किसी ने नहीं फेंकनी असाइनमेंट, वो डस्टबिन में जाएगी, ठीक है ना। सही, टाइम से पहले नहीं, हाथ में पकड़ानी है अहमद को या मुझे, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल कम, तो हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे दोबारा। आई विल गिव यू द ओवरव्यू और कुछ और इनसाइट्स अबाउट PLL, और इसके बाद फिर PLL का यूज़, कि हाउ वी एक्चुअली यूज़ इट इन टू वेरी वेल नोन कॉन्फ़िगरेशंस। एक है सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड है, उसमें यूज़ करते हैं, और एक कॉस्टास लूप है, अनदर मेथड टू डीमॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल यूजिंग PLL। तो वो करेंगे। उसके बाद आपका सिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक ख़त्म होगा। देन ओनली टॉपिक लेफ्ट इज़ सुपर हेट्रोडाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर रिसीवर। वो कमर्शियल रिसीवर है, उसका हम देखेंगे कि क्या पीछे उसके कहानी है, from the book as well as from various other sources। उसके बाद चैप्टर 4 आपका ख़त्म होगा, and then we will move towards chapter number 5, ठीक है। पेपर, yes, I have actually made the designed the question paper, और उसमें several MCQs भी हैं और 2-3 दूसरे questions हैं जो not more than 15 minutes per question आपको लगेगा। तो न्यूमेरिकल्स टाइप के ना, conceptual से question, तो वो आपका मैक्सिमम घंटे में हल हो जाना चाहिए अगर किसी को की तैयारी है। अदरवाइज आपके पास आधा घंटा है टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना। ओके जी, हाँ, ओके जी, थैंक यू।